महात्मा गांधी ने कहा था कि मैं किसी को गंदे पैरों के साथ अपने दिमाग से गुजरने नहीं दूंगा। ऐसा गांधी ने इसलिए कहा था कि आदमी तर्क छोड़ देता है तो वहीं से भ्रष्टाचार की शुरुआत होती है। आज मैं भ्रष्टाचार या भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़ी 3 खबरें आपके लिए लेकर आया हूं। वो तीनों खबरें 3 ऐसी जगहों से जुड़ी हैं जिनका वास्ता महात्मा गांधी यानी बापू से रहा है। पहली तस्वीर गुजरात की है, जहां के बोटाद में जहरीली शराब पीने से 35 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, कई गंभीर रूप से घायल हैं। दूसरी तस्वीर दिल्ली की है, जहां कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने पूछताछ की और जवाब में कांग्रेस ने धरना भी दिया। तीसरी तस्वीर बंगाल की है, जहां के शिक्षा मंत्री ने सरस्वती को भुला दिया और लक्ष्मी कमाने के चक्कर में भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए। मैंने कहा था कि आज भ्रष्टाचार की जो तीनों खबरें मैं आपको दिखाऊंगा, उन खबरों से जुड़ी जगहों से गांधी की विरासत भी जुड़ी है और इतिहास भी। गुजरात गांधी की जन्मभूमि, दिल्ली गांधी की कर्मभूमि और बंगाल जहां जिंदगी के आखिरी मोड़ पर गांधी का सबसे बड़ा टेस्ट हुआ था, कहिए कि अग्नि परीक्षा हुई। मेरा आज का सवाल भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। देश में बढ़ते भ्रष्टाचार के पीछे आप किसको सबसे बड़ी वजह मानते हैं? 3 ऑप्शन आपके पास हैं। ऑप्शन ए नेताओं का स्वार्थ, ऑप्शन बी पुलिस प्रशासन का गठजोड़ और ऑप्शन सी खराब सिस्टम। सवाल फिर दोहराता हूं, देश में बढ़ते भ्रष्टाचार के पीछे आप किसको सबसे बड़ी वजह मानते हैं? हमारे ट्विटर हैंडल @ABP न्यूज़ पर यह पोल चल रहा है। तीनों विकल्पों में से किसी एक को जाके क्लिक कीजिए, उसको पसंद कीजिए और जो सबसे अधिक नतीजे आएंगे, जिसको सबसे अधिक वोट मिलेंगे, कार्यक्रम के आखिर में इस पोल के नतीजे भी आपको जरूर दिखा के जाऊंगा। और अब उस खबर को दिखाते हैं जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के गृह राज्य गुजरात से आई है। ये दिल दहला देने वाली खबर है, परेशान करने वाली खबर है, क्योंकि वहां के बोटाद में जहरीली शराब से 35 लोगों की मौत हो चुकी है। कई घरों से अपनों का जनाजा उठा तो गुजरात सरकार हरकत में आई। इस मामले में मुख्य आरोपी समेत 10 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। लेकिन सवाल बना हुआ है कि शराबबंदी के बावजूद कैसे गुजरात में मिलती है शराब? कौन है इसका जिम्मेदार? मेरे सहयोगी कल्पेश रावल और पराक्रम जडेजा की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए एक्सक्लूसिव। बनती है, बिकती है, जाने लेती है, फिर भी गुजरात में शराबबंदी है। क्या करें, धंधा है। कोई भी गांव में एक गांव बताओ दारू वगैरह में वो पुराना होता है ना, सड़ा हुआ माल जो कभी बिकता नहीं है तो और गांव को बेच देता है। गुजरात की ये वो काली हकीकत है जिसमें शराब बनाने वाले, उन्हें बेचने वाले और पैसे के लिए इस धंधे को बदस्तूर चलने देने वाले सरकारी नुमाइंदे हैं। पिछले 62 सालों से ये सब कुछ चल रहा है, सबको खबर है, सबको पता है, लेकिन शोर तब मचता है जब मौत की चीखें सुनाई देती हैं। बोटाद के कई गांवों में लोगों ने जहरीली शराब खरीदी, शराब पी, कई लोग अस्पताल पहुंच गए, 30 से ज्यादा लोग भगवान को प्यारे हो गए, परिवार की खुशियां छिन गईं। हर घर से, जैसे आसपास के इलाके में से आकरू गांव है, अनियाली है, धंधुका है, उन गांव में से 3-3, 2-2 तगड़ी है, उन वहां से किस्से पाए जा रहे हैं। गांव वाले शर्मसार भी हैं और नाराज भी। कहते हैं कि गांव में शराब बन रही थी, बिक रही थी, प्रशासन से शिकायत भी की थी, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। वो सीम है ना, वहाँ बनाता है दारू, किसी को मालूम नहीं पड़ता। वो पुराना होता है ना, सड़ा हुआ माल जो कभी बिकता नहीं है तो और गांव को बेच देता है। ये घटना हुई तो बंद हो जाएगी, लेकिन फिर ये सब भूल जाएंगे तो फिर भी लोग शुरू कर देंगे।
जहरीली शराब से हुई मौतों की इस घटना से पूरे गुजरात में हड़कंप है। मौत का आंकड़ा बढ़ा तो प्रशासन हरकत में आया। गुजरात एटीएस को मामले की जांच सौंपी गई। पुलिस का दावा है कि जो मौतें हुई वो शराब से नहीं बल्कि मिथाइल अल्कोहल पीने से हुई हैं। देश नाम का एक आदमी है, उसके पास वहां पर 600 लीटर ये मिथाइल अल्कोहल केमिकल था जो इंडस्ट्रियल यूज जिसका होता है। उसने अपने बुआ का लड़का है संजय भाई भिखा भाई, उसको ये मटेरियल प्रोवाइड किया था 22 तारीख को, और वो संजय ने आगे उसमें से अलग अलग जगह पे बरवाला तालुका में अलग अलग लोगों को दिया था। पुलिस की थ्योरी है कि शराब बनाई नहीं गई बल्कि लोगों ने पानी मिलाकर केमिकल ही पी लिया। केमिकल सप्लाई करने वाले जयेश को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। ये जो कंपनी है उसका नाम है अमोज, प्लॉट नंबर 117, देवराज इंडस्ट्रियल पार्क पिपलज। यहाँ प्रोडक्शन की पूरी सामग्री और पैकिंग की पूरी सामग्री यहाँ पे देखने को मिलती है। मिथेनॉल जहर है, बिल्कुल जहर। 20 से ज़्यादा लोगों ने यह जहरीले शराब पीने की वजह से अब तक अपने जान गंवा दिए है। शराब बनी नहीं, लोगों ने केमिकल पानी मिलाकर पिया। ये कहकर क्या पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी की इतिश्री हो गई? क्या गुजरात में शराब की अवैध भट्टियां नहीं चलती हैं? क्या गुजरात में शराबबंदी सख्ती से लागू है? अब एबीपी न्यूज आपको आंख खोल देने वाली हकीकत दिखाने जा रहा है, जरा गौर से देखिए। गुजरात के बोटाद जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे जो लट्ठा कांड के बाद भी राजकोट में दारू का जो अड्डा है वो चल रहा है। अभी राजकोट के शहर में थोराला जो विस्तार है, कुबलियापरा विस्तार है, वहाँ पे दारू की, देशी दारू की जो भट्टी है, अड्डा है, वो दम दम यहाँ पे जो मजदूर लोग हैं दारू लेने के लिए आते हैं और कहीं ना कहीं ऐसी ही बेदरकारी, पुलिस की बेदरकारी सामने आती है। ऐसे ही दारू पीने से जो 27 लोगों की जो बरवाला जो है वहाँ पे बरवाला जो बोटाद का बरवाला है और अहमदाबाद के जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के मृत्यु हुआ है। इस घटना को हुए चंद घंटे गुजरे थे जब एबीपी न्यूज की टीम राजकोट में अवैध तरीके से बन रही शराब की भट्टी तक पहुंची। गुजरात के कई गांवों में लोग देसी शराब बनाते हैं। गांवों में छिपाकर भट्टियां बनाई जाती हैं। नशा बढ़ाने के लिए इसमें केमिकल मिलाया जाता है। अंग्रेजी शराब की तस्करी सटे हुए राज्यों से होती है। तस्करी रोकने के लिए स्टेट मॉनिटरिंग सेल भी बनाया गया है, लेकिन पैसों के जोर पे ये धंधा फल फूल रहा है। बनासकांठा, साबरकांठा, पंचमहाल, भरूच, छोटा उदेपुर और सारी डिस्ट्रिक्टों में जो सरकारी चेक पोस्ट लगे हैं उसके थ्रू ही पूरी परमिशन के साथ आते हैं। परमिशन मतलब अनऑफिशियल परमिशन, परमिटेड बाय पुलिस एंड प्रशासन। सूरत में कुछ दिन पहले ही सड़क पर 60 लाख की शराब को तबाह किया गया। सवाल ये कि ये शराब कहां से आई? सूरत में ही शराब माफिया ने शौचालय में तहखाना बनाकर करीब 3 लाख रुपए की शराब छिपाई हुई थी। अवैध तरीके से वो इसकी बिक्री करता था। ये वो मामले हैं जो खुल गए, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि गुजरात में शराबबंदी के बावजूद शराब बनाना या उसे हासिल करना मुश्किल काम नहीं है। ये सब कुछ जो आपने इस रिपोर्ट में देखा वो गुजरात में हो रहा है। गुजरात महात्मा गांधी का राज्य है। वैसे तो पूरी दुनिया भारत को किसी एक शख्सियत के दम पर जानती है तो बेशक वो महात्मा गांधी ही है, लेकिन देश में गुजरात की पहचान भी बापू के नाम से सीधे सीधे जुड़ी हुई है। इसीलिए 62 साल पहले 1960 में जब गुजरात नया राज्य बना तो वहां शुद्ध शराबबंदी की गई। ये सरकार की तरफ से महात्मा गांधी को दी गई श्रद्धांजलि थी। अपनी आत्मकथा माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ में महात्मा गांधी ने जितने कारनामों का जिक्र किया है उसमें शराब नहीं है। आप कह सकते हैं कि शायद शराब से उनका वास्ता ना पड़ा हो। गांधी ने खुद कभी शराब नहीं पी, लेकिन वो ये भी नहीं चाहते थे कि दूसरा कोई शराब पीकर अपनी और अपनों की जिंदगी तबाह करे। गांधी ने एक बार कहा था कि शराब आत्मा और शरीर दोनों का नाश करती है। अगर मुझे एक दिन का भी तानाशाह बनने का मौका मिले तो मैं पूरे देश में शराब बंद करवा दूंगा।
गांधी ऐसा क्यों कहते थे, इसको आप गुजरात की घटनाओं से समझिए। आप हैरान रह जाएंगे कि गुजरात में शराब बंद है, लेकिन जहरीली शराब बंद नहीं है। यही वजह है कि 2011 से 2020 के बीच 10 वर्षों में जहरीली शराब से गुजरात में 466 लोगों की मौत हुई। इनमें सबसे ज्यादा 221 लोगों की मौत 2011 में हुई थी। फिर 2012 में 143 लोगों की जान जहरीली शराब पीने से गई। शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है। आपको यह जानकर अच्छा लगेगा कि गुजरात से निकले आजादी के बड़े नेताओं ने शराब को कभी नहीं छुआ, चाहे वो महात्मा गांधी हो या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन उसी गुजरात से जहरीली शराब पीने की खबर आई है और उस पर राजनीति की खबर भी आती जा रही है। वो राजनीति जिसका एक सिरा दिल्ली की केजरीवाल सरकार से सीधे सीधे जुड़ रहा है। केजरीवाल इस वक्त गुजरात में है और उधर उनके उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की शराब नीति को लेकर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर इन दिनों हमला बोला हुआ है। गुजरात में हुई मौतों के बाद अब केजरीवाल की पार्टी को पलटवार करने का बीजेपी पर मौका मिला है, लेकिन बीजेपी भी रह रहकर याद दिला रही है कि मनीष सिसोदिया मुफ्त में शराब पिलाकर आम दोस्तों को और दिल्ली वासियों को बिगाड़ना चाहते थे। ये बीजेपी का इल्जाम है आम आदमी पार्टी पर, दिल्ली की सरकार पर। देखिए ये खास रिपोर्ट। रोजिंद, पोलरपुर, भीमनाथ, चदरवा, रणपुर, देवगना, रणपुरी, कोरडा, धंधुका, बोटाद जिले के 9 गांवों में मौत का सन्नाटा है। सन्नाटा तोड़ती है चीख पुकार की आवाजें। एक चिता पर 5-5 लोगों का अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है, तो उसके पीछे वजह है नशे के लिए पिया गया जहर। पुलिस का दावा है कि यह केमिकल था, लेकिन आरोप लग रहे हैं कि यह जहरीली शराब थी। मौतें हुई तो गुजरात से लेकर दिल्ली तक इसका शोर सुनाई दिया। नकली शराब का धंधा बंद करो, बंद करो, बंद करो। संसद भवन में आम आदमी पार्टी के सांसदों ने गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया और बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि शराबबंदी के बावजूद गुजरात की बीजेपी सरकार करोड़ों रुपए की वसूली के लिए नकली शराब का धंधा कर रही है। 27 लोगों की मौत हुई है गुजरात में, और जो ये मौत हुई है ये नकली शराब पीने से हुई है। गुजरात में शराबबंदी है, बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी की सरकार करोड़ों रुपए की उगाही करके रिश्वत खा के वहाँ पर ये अवैध शराब का, नकली शराब का धंधा चला रही है। यही नहीं, राज्यसभा में आप सांसद राघव चड्ढा ने ये मामला उठाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें इसकी इजाजत नहीं मिली। ये संयोग ही था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राजकोट में थे। मौका भी था और सियासत का दस्तूर भी। अरविंद केजरीवाल ने बोटाद की घटना के बहाने बीजेपी पर निशाना भी साधा और पीड़ितों से मिलने अस्पताल भी पहुंच गए। एक प्रश्न ये उठता है कि गुजरात में कानूनी तौर पे नशाबंदी है, शराब यहाँ पे बेची नहीं जा सकती, तो इतने धड़ल्ले से शराब कैसे बिक रही है? हजारों करोड़ रुपए का कहते हैं कि धंधा है। कौन लोग शामिल है इसके अंदर, उनका किस पार्टी के साथ क्या संबंध है, ये सब जांच का विषय है। ये वही आम आदमी पार्टी है जो दिल्ली में शराब नीति को लेकर घिरी हुई है। दिल्ली के आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया पर जांच की फांस है। गुजरात का मामला सामने आया तो पार्टी ने दिल्ली की शराब नीति को गुजरात से जोड़ दिया। कुछ लोग कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भी चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर भी जो सरकार द्वारा अधिकृत दुकानें हैं उनको डरा धमका कर बंद कराया जाए, उनके ऊपर जांच बिठाकर उनको बंद कराया जाए, और दिल्ली के अंदर भी इसी तरीके से नकली जहरीली शराब का धंधा जो है फैलाया जाए। आम आदमी पार्टी ने तो बीजेपी पर भ्रष्टाचार का आरोप भर लगाया, लेकिन कांग्रेस तो पूरे बही खाते के साथ हाजिर हो गई। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि अवैध शराब की कमाई का 30% हिस्सा बीजेपी सरकार लेती है। दूसरी तरफ गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला ने तो शराबबंदी खत्म करने की मांग तक उठा दी। आज तक दारूबंदी यहाँ गुजरात में शराबबंदी है, नशाबंदी है, लेकिन पेपर पर है। पेपर पर न होती तो खुलेआम गुजरात का कोई गांव ऐसा नहीं है जहाँ शराब न बिकता हो। शराब बिकता है ऐसा नहीं, शराब बनता है यहाँ, और वो बिल्कुल जहर बनता है जिसको हम लट्ठा बोलते हैं।
गुजरात की सियासत में शराब कांड को लेकर उबाल इसलिए भी है क्योंकि इस साल के अंत में गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं। इस मुद्दे को लेकर विपक्ष को राज्य की बीजेपी सरकार पर उंगली उठाने का मौका मिल गया है, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी को बीजेपी पर पलटवार करने का। आपने अक्सर लोगों से सुना होगा कि शराब बुरी चीज है। बिल्कुल, शराब वाकई में इतनी बुरी चीज है कि देश में हर साल 2.5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत शराब की वजह से होती है। फिर भी शराब पी जाती है, शराब बिकती है और धड़ल्ले से बिकती है, और बहुत ही जगह तो फर्जी बिकती है, नकली बिकती है, मिलावटी बिकती है। और तो और गांधी के गुजरात में भी शराब की धड़ल्ले से खपत होती है, जहां पाबंदी लगी है। जी हां, गुजरात ड्राई स्टेट है। पिछले 2 साल में गुजरात में 215 करोड़ रुपए की इंग्लिश शराब जब्त की गई है। वहीं देसी दारू 4 करोड़ रुपए की जब्त हुई है। बियर 16 करोड़ रुपए की जब्त की गई है। अब आपको मैं दिखाने जा रहा हूं कि गुजरात में एक तरफ शराबबंदी की दुहाई है तो दूसरी तरफ धड़ल्ले से शराब बिकती है। कैसे ये खेल चलता है और क्यों ऊपर बैठे हुक्मरान, तमाम प्रशासनिक अधिकारी, तमाम पुलिस के आला अधिकारी इस धड़ल्ले से बिकती शराब पे ड्राई स्टेट में आंखें मूंदे बैठे हैं या फिर जानबूझकर आंखें नहीं खोल रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। पॉलीथिन में बंद ये पानी नहीं, शराब है, देसी शराब। तस्वीरें गुजरात के मेहसाणा की हैं। भले ही राज्य में शराबबंदी है, लेकिन मेहसाणा में खुलेआम शराब बिक रही है। एबीपी न्यूज के कैमरे पर शराब खरीद कर जाता ये शख्स कैद हुआ। जब इसे पकड़ा गया तो इसकी जेब में देसी शराब मिली। सबको पता है कि शराब कहाँ मिलेगी, पुलिस को भी पता है कि शराब कहाँ से बेची जाती है, लेकिन कोई रोक टोक नहीं, क्योंकि ये पूरा रैकेट पुलिस की मिलीभगत से चलता है। जहरीली शराब की इतनी बड़ी घटना के बाद भी गुजरात सरकार की नींद अब तक नहीं खुली है। धड़ल्ले से शराब की अवैध बिक्री जारी है। भूपेंद्र पटेल की सरकार पर ये सवाल पहली बार नहीं उठ रहे हैं, बल्कि मॉनसून में भी उठे थे। धंसी हुई सड़क और उसमें औंधे मुंह गिरी हुई गाड़ी। सोशल मीडिया में बारिश के बाद आई ये तस्वीर काफी वायरल हुई थी। विपक्ष का तंज था कि विकास औंधे मुंह गिरा पड़ा है। गांधीनगर में 28 करोड़ की लागत से बने खोराज पुल के पहली ही बारिश में ढहने को लेकर भी बीजेपी सरकार पर सवाल खड़े हो गए थे। 21 जून 2021 को इस पुल का उद्घाटन हुआ था, लेकिन करोड़ों की लागत से बना ये पुल पहली बारिश भी नहीं झेल पाया था। विपक्ष ने इसकी गुणवत्ता पर सवाल उठाए थे। ये बापू का गुजरात है, ये सरदार पटेल का गुजरात है, ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात है। वो गुजरात जिसके विकास का मॉडल नजीर बन गया था, जहां की कानून व्यवस्था देश के दूसरे राज्यों के लिए मॉडल थी। अब उसी गुजरात पर सवाल उठ रहे हैं, चाहे मामला शराब का हो या फिर विकास का। और आइए अब रुक करते हैं आज की दूसरी और बड़ी खबर की ओर, जो कि दिल्ली से आई। आज दूसरी बार यानी सेकंड राउंड था इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की पेशी का। नेशनल हेरल्ड केस में सोनिया और राहुल के खिलाफ गड़बड़ झाले को लेकर मामला चल रहा है। सोनिया गांधी से ईडी ने आज करीब 6 घंटे तक पूछताछ की है। राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस के नेता राष्ट्रपति तक अपनी गुहार पहुंचाने जा रहे थे, लेकिन इजाजत नहीं मिली तो बीच सड़क पर धरने पर बैठ गए। अब सवाल यही है कि आरोपों का जवाब अपनी सफाई होनी चाहिए या फिर सड़क पर संग्राम। देखिए ये खास रिपोर्ट। तस्वीर नंबर 1, विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति को साझा चिट्ठी ले जाते नेता। तस्वीर नंबर 2,
धरने पर बैठे राहुल गांधी। तस्वीर नंबर 3, महंगाई बेरोजगारी को लेकर संसद में कांग्रेस का हंगामा। तस्वीर नंबर 4, बाहर सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के लिए सड़क पर संग्राम। ये 4 तस्वीरें उस वक्त के साथ जुड़ी हैं जब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ईडी दफ्तर पहुंची थी। ईडी नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया से पूछताछ कर रही है। कांग्रेस को लगता है कि ये सब सरकार की साजिश है, और साजिश है तो सड़क पर हंगामा कांग्रेस स्वाभाविक अधिकार मानती है। ये जानबूझ करके ट्रैफिक जाम करवा रहे हैं, रोक रहे हमारे लोगों को आने से। केंद्र की सरकार ने सिर्फ ठान रखी है कि एजेंसीज का इस्तेमाल करना है विपक्ष की आवाज को कुचलने के लिए। ये मोदी जी और शाह जी की साजिश है कि पूरे अपोजिशन को खत्म करना। सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के बीच विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति को एक साझा चिट्ठी भेजी गई। इस चिट्ठी में आरोप लगाया गया है कि सरकार संसद में महंगाई, जीएसटी के बढ़े रेट पर चर्चा से भाग रही है। राष्ट्रपति को भेजी गई चिट्ठी में सरकार पर सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया है और कहा गया है कि विपक्ष के बड़े नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। ये सरकार तो गांधी नाम से ही डरती है और सत्याग्रह के नाम से तो इनको पसीना छूटने लगता है। हम सत्याग्रह करना चाह रहे हैं, ये इन्होंने सारी पुलिस छावनी बना रखा है पूरी दिल्ली को जो है। सोनिया गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस ने आज लोगों के बुनियादी सवालों और अपने नेता से ईडी के पूछे गए सवालों को मिला दिया। इसमें सबकी नजरें राहुल गांधी की धरने वाली तस्वीर पर गईं। राहुल 20 सड़क पर बैठ गए तो उतनी देर में कांग्रेस 44 साल पहले चली गई। कांग्रेस इंदिरा गांधी की वो तस्वीर निकाल लाई जिसमें वो जनता पार्टी सरकार के खिलाफ 20 सड़क पर धरने पर बैठ गई थी। कांग्रेस को लगता है कि लोहा गर्म है, हथौड़ा चला देना चाहिए। इसीलिए माहौल में तड़का लगाने के लिए रामधारी सिंह दिनकर की कविता की 4 पंक्तियां भी जोड़ दी। सारे सांसद आए, हाँ, और उन्होंने महंगाई की बात की, हाँ, और बेरोजगारी की बात की, और ये हमें यहाँ बैठने नहीं दे रहे हैं, हाँ, अंदर बात नहीं करी जा रही है, डिस्कशन नहीं अलाउड है, हाँ, और यहाँ पे हमसे अरेस्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ पूछताछ के दूसरे दौर में सोनिया गांधी से ईडी ने कई अहम सवाल पूछे। सबसे अहम सवाल ये था कि क्या यंग इंडियन को लेकर कोई बैठक 10 जनपथ में भी हुई। दूसरा अहम सवाल ये था कि कांग्रेस ने एजेएल को लोन दिया तो बैलेंस शीट में क्यों नहीं दिखाया। तीसरा सवाल ये था कि एजेएल कंस्ट्रक्शन कारोबार में आई तो कांग्रेस ने उसे लोन क्यों दिया। चौथा सवाल था कि 90 करोड़ का लोन देने वाली बैठक में कितने लोग थे। पांचवा सवाल था कि क्या इससे आपको और राहुल गांधी को सीधा फायदा नहीं हुआ। ये वो सवाल हैं जिन पर कांग्रेस ने पूरे देश को सिर पर उठा लिया। सोनिया जी की तबीयत और उनकी एज, उम्र 75 से ज़्यादा है। मुझे लगता है कि ईडी का अफसर उनके घर जाकर उनका स्टेटमेंट ले सकता था, लेकिन उनको बुलाया है, प्रताड़ित किया है, ये ठीक नहीं है। कांग्रेस पार्टी के लिए ईडी का अर्थ एंटाइटलमेंट फॉर डेकॉइटी था। तो कांग्रेस के व्यवहार को देखे कि 5000 करोड़ रुपए गबन भी करेंगे और प्रश्नों का उत्तर भी नहीं देंगे। मामला भ्रष्टाचार का है, लेकिन कांग्रेस का कोहराम इस बात पर है कि मामला भ्रष्टाचार मिटाने का नहीं, सरकार की तरफ से सताने का है। दरअसल कांग्रेस एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि जांच एजेंसी के कामकाज में इस राजनीतिक विरोध के चलते कई तरह की मुश्किलें पैदा कर रही है। आपको याद होगा कांग्रेस के नेताओं ने कल से ये भूमिका बनाई कि वो आज सत्याग्रह करेंगे, यानी प्रोटेस्ट करेंगे। चलिए ठीक है, सत्याग्रह करिए, लेकिन आज हुआ क्या, कुछ तस्वीर मैं आपके लिए लेकर आया हूं। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नागपुर में जो कर रहे थे वो वाकई में परेशान करने वाला था।
युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आक्रामक अंदाज में आज एक कार में सरेराह आग लगा दी। क्या ये सत्याग्रह है? वो केंद्र और ईडी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। क्या ये विरोध प्रदर्शन है, इस तरीके से आगजनी करना? बाद में पुलिस ने 30 युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया, जिनमें प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष कुणाल राउत भी शामिल थे। अब सबसे ज्यादा चौंकाने वाली जानकारी इस वक्त मैं आपको बताता हूं। नागपुर पुलिस के मुताबिक ये जो कार जलाई जा रही इन तस्वीरों में, वो कबाड़ से लेकर आई गई थी। इसमें ना तो इंजन था और ना ही स्टीयरिंग थी। कांग्रेस के कार्यकर्ता इस कार को जलाने के लिए हाथों से ढकेलते हुए बीच चौराहे पर पहुंचे थे। ये प्रोटेस्ट, ये आगजनी सरेराह करने का क्या मकसद था? अगर आपको विरोध करना था, आप प्रदर्शन कर सकते थे, राहुल गांधी की तरह सड़क पर विरोध जता सकते थे, ट्रैफिक को रोक सकते थे। लेकिन आगजनी करना, कोई बड़ी घटना को, कोई बड़ी विपदा को आमंत्रित करना नहीं था। कुछ बड़ी घटना घट जाती तो क्या कांग्रेस के नेता और कांग्रेस की टॉप लीडरशिप उस घटना पर शर्मिंदा नहीं होती? ये तस्वीरें वाकई में विरोध नहीं है, सत्याग्रह नहीं है, ये दरअसल एक तरीके से राजनीति ज्यादा दिखती है। बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की सत्ता जब से उद्धव ठाकरे के हाथ से निकली है, तब से उद्धव ठाकरे कुछ कंफ्यूज से दिखते हैं। इतने कंफ्यूज कि वो बोलते कुछ और हैं और करते कुछ और दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि वो समझ नहीं पा रहे कि आखिरकार भविष्य के लिए करना क्या है। उनके इस कंफ्यूजन का बहुत ज्यादा फायदा शिंदे गुट को हो रहा है। आखिर कैसे उद्धव का कंफ्यूजन शिंदे गुट को मजबूत करता जा रहा है? अगर आप ये समझना चाहते हैं तो हमारी ये खास रिपोर्ट जरूर देखिए। सडलेली पानं असतात, ती झडलीच पाहिजेत. ती झडतायत पानं, ती सडलेली पानं आहेत. ही राक्षसी महत्वाकांक्षा आहे आणि ह्याला हावरटपणा म्हणतात. नरमी, गर्मी और तेवर के सियासी खेल में उद्धव ठाकरे हर दिन बागियों पर बरस रहे हैं। कभी उन्हें राक्षस बता रहे हैं तो कभी गालियां दे रहे हैं, लेकिन खुद बहुत कंफ्यूज है। शिवसेना के मुखपत्र सामना को दिए इंटरव्यू में उद्धव ठाकरे का ये कंफ्यूजन एक बार फिर दिखा। एक तरफ उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी हिंदुत्व का इस्तेमाल सियासी मुनाफे के लिए कर रही है, जबकि राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार को उनकी पार्टी ने समर्थन दिया। आज एकनाथ शिंदे को उद्धव राक्षस बता रहे हैं, लेकिन पहले शिंदे के साथ बागियों को वापस लौटने की अपील कर रहे थे। आज उद्धव की नजर में महाविकास अघाड़ी की घटक दल सच्चे दोस्त हैं, लेकिन कभी उस कांग्रेस और एनसीपी के खिलाफ उद्धव ने राजनीति की। बगावत के बाद उद्धव ठाकरे अब तक साफ नहीं कर सके कि आखिर उनका स्टैंड क्या है और आगे वो कौन सी राह अख्तियार करने वाले हैं। जिन्होंने अपने को छाया दी है, जिन्होंने अपने को बड़ा किया है, उनको तुम कचरा मत बोलो। तुम जिसको कचरा बोलते हो उसको एक जगह पे जमा किया जाता है, उसका फिर से खाद बनती है और वो खाद में से फिर भी बीज डाल के एक नया झाड़ तैयार हो जाता है। इसलिए उनकी अहमियत इतनी कम मत करो। जो इंटरव्यू शिवसेना के पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे जी की है, वो सार्वजनिक रोने का कार्यक्रम, यानी जिसको रुदाली कहते हैं, वो कार्यक्रम है। पेपर अपना, प्रवक्ता अपना, शाही अपनी, बाकी सब ओके है। उद्धव जितने बेसब्र हो रहे हैं, बागियों का गुट उतनी ही मजबूती से आगे बढ़ रहा है। खतरा शिवसेना के सिंबल पर भी मंडरा रहा है, जिसके मालिकाना हक की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट जा पहुंची। उद्धव गुट ने कल सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर ये कहा था कि चुनाव आयोग फिलहाल शिवसेना के सिंबल को लेकर चल रही अपनी कार्रवाई को रोक दे। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को सुनने के लिए सहमति दे दी है। महाराष्ट्र के राजनीतिक विवाद से जुड़े बाकी मामलों के साथ 1 अगस्त को इसे भी सुना जाएगा। इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कोलकाता से। खबर यह कि पार्थो चटर्जी ने बतौर मंत्री जो सरकारी गाड़ी उनको मिली थी, वो विधानसभा को लौटा दी है। पार्थो चटर्जी इस वक्त ईडी की गिरफ्त में है। इस वक्त खबर यह भी आ रही है कि बहुत जल्द पार्थो चटर्जी शायद मंत्री पद से भी इस्तीफा दे दे। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने भी पार्थो चटर्जी से किनारा कर लिया है, उनको डिफेंड करती नहीं दिखाई दी है। पार्थो चटर्जी पर मुश्किलें और बढ़ सकती हैं
खबर आ रही है कि बहुत जल्द वो इस्तीफा भी सौंप सकते हैं। आप समझ ही गए होंगे कि पार्थो चटर्जी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। पुरानी फिल्मों में आपने देखा होगा कि एक जादूगर की जान तोते में होती है। अर्पिता मुखर्जी नाम के एक ऐसे ही तोते को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है और परेशान पार्थो चटर्जी हैं, जिसके बाद भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में घिरे बंगाल के कैबिनेट मंत्री, जी हां उद्योग मंत्री हैं इस वक्त, वो पार्थो चटर्जी मुसीबत में है। अर्पिता के घर से ईडी को 2 डायरी मिली है काले रंग की, और अब इस डायरी से जो राज धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं उससे बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुसीबतें और बढ़ सकती हैं। आखिर क्या है मंत्री, मॉडल और ब्लैक मनी का चैप्टर 2? इसी पर देखिए मेरे सहयोगी ओम प्रकाश तिवारी और मनोज्ञा लोईवाल की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मॉडल, मंत्री और ब्लैक मनी के खेल में अब तक आपने करोड़ों नोट के बंडल, पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी, अर्पिता का कबूलनामा और ममता बनर्जी का गुस्सा देखा। लेकिन आज ईडी की पूछताछ के साथ ही कोलकाता की काली कमाई का अध्याय 2 शुरू हो चुका है। ईडी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, कमीशनबाजी के राज धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। और आज की जांच में जो खुलासा हुआ, उसके बाद ममता बनर्जी की रातों की नींद और हराम हो सकती है, क्योंकि भ्रष्टाचार की 2 डायरियों ने टीएमसी नेताओं का पूरा कच्चा चट्टा खोल कर रख दिया है। शनिवार को अर्पिता के अपार्टमेंट में छापेमारी के दौरान ईडी को काली डायरियां मिली। पहली 40 पन्नों वाली डायरी जो बंगाल सरकार की हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की है। दूसरी पॉकेट डायरी जिसमें 11 पेज हैं, ये भी पैसे के लेन देन से जुड़ी है। ईडी सूत्रों के मुताबिक इन डायरी में लेन देन से जुड़े बड़े खुलासे हुए हैं। ईडी को मिली इन डायरियों के सैकड़ों पन्नों में कई छोटे और बड़े तृणमूल कांग्रेस के नेताओं और मंत्रियों के नंबर भी हैं। दरअसल ईडी की ओर से ये दावा किया जा रहा है कि इन कागजों के आधार पर ही किसको कितना पैसा दिया जाता था, इसका हिसाब मिल सकता है। इन्हीं कागजों के आधार पर जो डायरी में सारी डिटेल्स लिखी हैं, उसमें यहाँ तक लिखा है कि तृणमूल कांग्रेस के जिला स्तर तक के नेताओं से लेकर बड़े नेता तक का एक कोटा फिक्स हुआ करता था, खास तौर से शिक्षक भर्ती मामले में। अब इन सब के मद्देनजर इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि अब ये जांच की आंच और भी कई तृणमूल कांग्रेस के नेताओं तक जल्द ही पहुंचेगी। और इसकी शुरुआत हुई है टीएमसी विधायक मणिक भट्टाचार्य से, जिन्हें ईडी ने कल पूछताछ के लिए बुलाया है। मणिक बंगाल के हायर सेकेंडरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन के पूर्व अध्यक्ष हैं। किंतु अजथा आमार गाये काली छेटानोर चेष्टा करले मने राखबेन आलकातरा किन्तु आमार हातेও আছে। महाराष्ट्र तो ছেড়ে দিয়েছে লড়াই করতে পারেনি বলে, তারপর বাংলা করব। আমি বলি আয় না বাংলায়, তো গেলে তোকে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার কামড়ে দেবে। दीदी कल तक शेरनी की तरह दहाड़ रही थी, लेकिन अब उनके लिए जवाब देना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि काली डायरी ने टीएमसी नेताओं के काले कारनामे उजागर करने शुरू कर दिए हैं। और काली कमाई का ये जाल कहां तक फैला है, ये जानने के लिए ईडी अधिकारियों ने आज पार्थ चैटर्जी से कई सवाल किए। पूछा, आपके घर में जो एसएससी के एडमिट कार्ड पाए गए वो कहां से आए? अर्पिता के घर जो रुपए मिले हैं वो आपके हैं क्या? रुपए कहां से आए? क्या ये एसएससी भर्ती के पैसे हैं? पैसे किसके जरिए आते थे? अर्पिता से क्या संबंध है? ईडी की हिरासत में पार्थो चैटर्जी की तबीयत एक बार बिगड़ चुकी है। अब उनकी तबीयत दोबारा ना बिगड़ जाए, इसलिए ईडी ने कॉन्फ्रेंस रूम को ही उनके लिए लॉकअप में तब्दील कर दिया है। एसी की हवा के तले अब उनसे प्रश्नोत्तर किए जा रहे हैं। लेकिन सूत्रों के मुताबिक पार्थो चैटर्जी अधिकतर सवालों के 2 ही तरह के जवाब दे रहे हैं। पहला, मुझे मालूम नहीं, और दूसरा, मुझे कुछ याद नहीं। ईडी को मालूम है कि राज कैसे उगलवाया जाता है। आज नहीं तो कल पार्थ चैटर्जी को सवालों का जवाब देना ही होगा, क्योंकि उनकी मॉडल मित्र अर्पिता मुखर्जी ये पहले ही कबूल कर चुकी हैं कि सारा का सारा काला धन पार्थ चैटर्जी का था। आज ईडी ने अर्पिता और पार्थ मुखर्जी से अलग अलग सवाल जवाब किए।
लेकिन काली डायरी का सच उगलवाने के लिए जल्द दोनों को आमने सामने बिठाकर अब पूछताछ की तैयारी है। कोलकाता के उद्योग मंत्री पार्थ चटर्जी के घर से ईडी ने कई दस्तावेज जब्त किए, जिसमें अर्पिता मुखर्जी और उनकी कंपनियों के नाम की अचल संपत्तियों से जुड़े कई दस्तावेज भी हैं। इन सारे दस्तावेजों के अलावा ईडी को पार्थो चैटर्जी के घर से क्लास सी और क्लास डी की उम्मीदवारी करने वाले लोगों के एडमिट कार्ड, परिचय पत्र, ट्रांसफर लिस्ट और एक लंबी दस्तावेजों की लिस्ट भी मिली है। दरअसल सवाल ये उठता है कि ये सारे सरकारी दस्तावेज पार्थो चैटर्जी के घर पर क्यों रखे हुए थे। अगर ये ट्रांसफर करने की प्रक्रिया के तहत उनके घर पर रखे हुए थे तो इन दस्तावेजों पर सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये कितने ऐसे दस्तावेज उनके घर पर थे जिसकी प्रक्रिया उनके घर से ही चलती थी, और ये जवाब पार्थो चैटर्जी को जनता को देना होगा। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, एबीपी न्यूज। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।